अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट लेक्चर देखा था। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इस चैप्टर को वन शॉट में लेके चलें और उसको कंप्लीट करें। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली बात ये लिखी है कि आइडिया ऑफ एटम सबसे पहले, यानी कि एटम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उसका नाम था डेमोक्रिटस, और ईयर भी पूछा जा सकता है जो था 440 BC। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो थी वो 1802 में दी गई थी। ये भी एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तीसरा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी जो थी प्रोटॉन की वो गोल्डस्टीन ने की थी 1886 के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो विलियम क्रुक ने की थी और जे थॉमसन ने की थी 1897 में। बेसिकली विलियम क्रुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और जे थॉमसन ने इसका E/m रेशियो निकाला था, यानी कि 4 रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों की कलेक्टिव एफर्ट थी। अच्छा, उसके बाद तीसरा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो है जेम्स चैडविक ने की थी। ईयर याद रखिएगा 1932 में। उसके बाद आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दोनों चीजें जो है वो 1913 में आई थी। आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल यानी कि जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को मजीद जब देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक ही बारी बात। और दूसरी क्या बात कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि सबसे लास्ट लॉ है जिसको हम लोग आज तक पढ़ते हैं, मेंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर जो लगाया गया था हेनरी मूजले की तरफ से, तो वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, 1913 में आया था। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो किया था उन्होंने, जो कि 1911 में हुआ था। और एक और बात एमसीक्यूज में आती रहती है जो कि पूछा जाता है कि एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो एक प्रोटॉन 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी कि एक तरफ आप एक प्रोटॉन रखोगे और उसके साइड में बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन रखना चाहो तो आपको 1836 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, तो जाके वो बैलेंस होगा। उसके अलावा ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और इनका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आपकी बुक में कहीं पर 9/11 - 28 लिखा हुआ है और कहीं पर 9.11 एक्सपोनेंट -31 लिखा। तो अब मैं कहूँगी कि ये वाला आप लोग इस्तेमाल करो क्योंकि मोस्टली यही वाला इस्तेमाल होता है और ये जो होता है केजी में होता है इनके सारे मासेस। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31, प्रोटॉन का मास होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -24, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का। चार्जेस पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसका चार्ज नेगेटिव में 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है इस चैप्टर में सेकंड चीज जो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने जो है एटम का मॉडल किया था, कुछ बातें बताई थी जिसको हम बहुत शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे, ऐसे वाले डिटेल में तो नहीं समझने वाले। तो सबसे पहली बात क्या की थी इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद है और इसके अराउंड सेंटर से लेके कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है उसमें सर्कल्स बने हुए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात क्या की इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में घूम रहा होता है तब तक वो एनर्जी को ना ही गेन करता है ना ही वो लूज करता है। अगले ही पॉइंट में मैंने लिखा है कि वो गेन और लूज कब करता है एनर्जी, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में
या हायर शेल में जब जंप करता है तो वो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर में जंप करता है तो वो एनर्जी की एमिशन करता है। यानी कि लोअर शेल में जब जंप करेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 में था 1 में आया, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा और फिर छोटे वाले शेल में आएगा। लेकिन अगर वो 2 से 3 में जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देन वो तीसरे शेल में जाएगा। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंस निकालना सिखाया था एनर्जी का, कि डेल्टा ई जो है E2 माइनस E1 के है। E2 बड़े वाले शेल की एनर्जी, E1 छोटे वाले शेल की एनर्जी। जैसे E2 थर्ड शेल की एनर्जी हो गई, E1 सेकेंड शेल की एनर्जी हो गई। और या फिर एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि एनर्जी बराबर होती है HF के। F को न्यू भी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास, तो और H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो इन्होंने ये भी फॉर्मूला दिया था एनर्जी का। उसके अलावा इन्होंने एनर्जी का डिफरेंस निकालना भी सिखाया था। और लास्ट चीज जो हमें बोहर ने बताई थी वो थी एंगुलर मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन का आप एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वो शेल में घूम रहा है तो उसका कैसे आप निकाल सकते हो मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो तो होता है MVR, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है NH/2π, ये बेसिकली हमें बोहर ने दिया था। जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ शेल, के किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2π जो है वो तो है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.64 एक्सपोनेंट -34। तो ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इस फॉर्मूले में। अच्छा, ये तो हो गई बोहर की सारी बातें। अब उसके अलावा भी बोहर ने कुछ काम किए थे, जैसे कि इन्होंने हमें किसी भी एटम का रेडियस निकालना बताया था। इन्होंने कैलकुलेशन एनर्जी की करना सिखाई थी कि हम किसी भी जो ऑर्बिट है, किसी भी एनर्जी एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज इन्होंने सिखाई थी वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये 3 चीजें सिखाई थी। अच्छा, इधर हम पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ MCQs में चूंकि हमें न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। पूरी डेरिवेशन MD कैट और E कैट के हवाले से करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इनके फॉर्मूले याद करना है। जैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या है, R = A0 n²/z। ये जो A0 है ये बेसिकली बहुत सारे कांस्टेंट को मिलाकर उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर आता है A0, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁻10 मीटर। बजाय अब इतना बड़ा लिखो, आप एंगस्ट्रॉम लिख दो, और हम केमिस्ट्री में मोस्टली ये वाली वैल्यू को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप एंगस्ट्रॉम के बजाय यानी कि मीटर के बजाय सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो वो 0.529 एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ शेल होगा, और Z जो है वो जिस भी एटम की बात हो रही है, मोस्टली हाइड्रोजन की बात हो रही होती है, तो Z जो होगा वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। याद है क्लास 9 में आप लोग पढ़ते थे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो ये वही वाला एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा होता है। उसके बाद कैलकुलेशन है एनर्जी की। एनर्जी किस तरीके से निकलेगी, E एनर्जी का सिंबल है E = -k 1/n²। अगेन यहाँ पर N जो है वो कांस्टेंट, वो हमारे पास नंबर होगा ऑर्बिट का, एनर्जी लेवल का। K जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, जो कि मल्टीपल कांस्टेंट जब हम ड्राइव करते हैं तो मल्टीपल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर आता है। तो इसकी भी बजाय आप पूरे कांस्टेंट को बार बार अप्लाई करो, बार बार उधर मेजर करो, इससे बेहतर है कि इसकी एक ही बार में वैल्यू मेजर कर ली गई है, जो कि क्या होती है 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल/एटम। वैसे तो ये गिवन होती है ज़्यादातर, लेकिन फॉर सेफ साइड आप लोग को ये याद होनी चाहिए दोनों यूनिट्स में, क्योंकि हमें वहाँ ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑप्शन इस वाली वैल्यू का हो,
के की इस वैल्यू से कैलकुलेट करके एनर्जी निकाली गई हो, या ऐसा हो सकता है कि इस वाली वैल्यू से कैलकुलेट करके एनर्जी निकाली गई हो। मतलब दोनों में से किसी एक से लाजमी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो के की जगह ये वैल्यू भी रखी जा सकती है और ये वैल्यू भी रखी जा सकती है। मोस्टली हम लोग ये वाली रख रहे होते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें भी अगर आप एग्जाम्पल्स देखो तो बुक में ये वाली वैल्यू को यूज किया गया है ज़्यादातर। तो इससे आप निकाल सकते हो एनर्जी। अभी हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद कैलकुलेशन है वेव नंबर की। वेव नंबर मैंने बताया क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आप एक वर्ड्स कर दो तो वेव नंबर कैसे निकलता है, इक्वल्स टू आर एच बेसिकली रेडबर्ग कांस्टेंट होता है और मल्टीप्लाई बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें से n1 हमारे पास स्मॉलर एनर्जी लेवल होगा और n2 हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होगा। यानी कि जो छोटा वाला होगा वो n1 होगा और जो बड़ा वाला n2 होगा। और रेडबर्ग कांस्टेंट की एक वैल्यू है जो कि है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे कांस्टेंट को मेजर करके आता है। तो बजाय उसको बार बार वैल्यू पुट करो, एक ही बार वैल्यू को डाल के एक कांस्टेंट निकाल लिया गया है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसको हमें बस याद रखना है। तो ये तो हो गए तीनों फॉर्मूले जो हमें बोहर ने दिए और जो आपकी फर्स्ट ईयर की नई बुक में मौजूद है। उसके अलावा इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, मे भी पूछ ले कभी आपसे एमसीक्यूज में। तो डिफेक्ट्स क्या है, बहुत ही आसान से है। पहली तो बात ये है कि इनका जितना भी मॉडल है वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पे नहीं है एप्लीकेबल। मतलब क्या है, इन्होंने सिर्फ अपना मॉडल हाइड्रोजन तक के एटम के बारे में बताया, या फिर कोई ऐसा एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला अगर इलेक्ट्रॉन वाला एटम होगा तो उस पर बोहर का मॉडल काम नहीं करेगा। तो एक तो ये डिफेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो सारे एटम्स के लिए जनरल काम करना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया कि वो ऐसे सर्कुलर घूमता है, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है, कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है। तो ये बात इन्होंने नहीं बताई। उसके अलावा उन्होंने ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया। हमें पता है कि पहले शेल होता है, फिर उसके अंदर सब शेल होता है, फिर देन उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। उसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे, एटम पे जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अब ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने नीचे लिख दिया है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। के स्पेक्ट्रल लाइंस जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो उस पर क्या उसका असर होगा, वो हमारा जीमैन इफेक्ट कहलाता है। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो वो कैसे बिहेव करेंगी, वो इफेक्ट हमारे पास स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, तीनों के बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हमें बोला है कि रेडियस निकालो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली ये जो थर्ड हमें दिया हुआ है ये हमें ऑर्बिट का यानी कि एनर्जी लेवल दिया हुआ है, एन की बात हो रही है, और रेडियस निकालने का बोले। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू a0n² वैल्यूज पुट करें अगर, a0 की वैल्यू हमें पता है 0.529, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई बाय n हमें क्या दिया हुआ है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय किसके एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन के एटम की। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो 1 पुट कर दिया। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ m शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। m शेल का मतलब क्या होता है,
थर्ड शेल, क्योंकि अब के जो होता है पहला शेल होता है, एल जो होता है वो दूसरा शेल होता है, और एम जो होता है वो तीसरा शेल होता है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एम शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि हमसे एनर्जी मांगी हुई है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के 1/n²। के की वैल्यू हमें पता है, फिक्स वैल्यू है 2.18 एक्सपोनेंट -18, और ये डिवाइडेड बाय n जो है थर्ड 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। सही है। लास्ट है कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमें मैंने बताया था n1 हमारा स्मॉल होगा, यानी कि n1 जो है वो 2 होगा छोटा वाला ऑर्बिट, और n2 जो होगा वो 3 होगा। उसके बाद अब फॉर्मूला क्या कहता है कि वेव नंबर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट और 1/n1 का स्क्वायर और -1/n2 के स्क्वायर के बराबर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं वेव नंबर का RH और 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वेव नंबर निकालना है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है जो कि है 109678, और 1/n1 क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर -1/n2 क्या है 3 का स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर में सिंपल वैल्यूज रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम उसके बाद स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स, यानी कि जब बहुत सारे कलर्स आपस में कंबाइन हुए एक साथ हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। क्योंकि अभी हमने देखा बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा होता है छोटे वाले एनर्जी लेवल से बड़े वाले हायर एनर्जी लेवल में, हायर से लोअर में। तो इस तरीके से ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी चेंज आता है। तो एनर्जी चेंज आने की वजह से जब एनर्जी रिलीज है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मोस्टली लाइट हो रही होती है। तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है या फिर जो लाइट इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर से निकाली है वो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो बैंड ऑफ कलर्स होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जब दरमियान में कोई भी लाइंस ना आ रही हो। लाइंस ऑफ डिमार्केशन का मतलब क्या है कि वो लाइंस जो दो कलर्स को आपस में अलग कर रही हो, स्प्लिट कर रही हो, ऐसी लाइंस ना। जैसे हम रेनबो देखते हैं, रेनबो में क्या होता है सातों के सातों कलर्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, आपस में डिफ्यूज हुए हुए होते हैं सारे कलर्स। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कलर वाली लाइंस हैं वो किसी डार्क बैकग्राउंड की वजह से या डार्क लाइंस की वजह से सेपरेट हो रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम हमें मोस्टली किसका मिलता है, एटम से मिलता है हमें। जैसे कि मैंने बताया कि एटम ट्रांजिशन कर रहे होता है तो उससे मिल रहा होता है। तो लाइट स्पेक्ट्रम दो किस्म का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइंस जो हमें मिलती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइंस मिली है मुझे, तो ये लाइंस जो होंगी ये कलर्ड होंगी और ये जो बीच की जगह ये ब्लैक होगी, पूरा ये ब्लैक 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 होगा चारों तरफ, ठीक है। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि लाइंस जो होंगी वो डार्क होंगी और बैकग्राउंड हमें कलर्ड मिलेगा, ठीक है। वही उन्हीं कलर से मिलके मिलेगा जो विप गियर होते हैं ना, रेनबो के कलर, उन्हीं कलर से मिलके बनेगा इसका बैकग्राउंड, और ये लाइंस हमें ब्लैक मिलेंगी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये कलर वाली लाइंस होंगी और इनके बीच में ब्लैक ब्लैक लाइंस आ रही होंगी, तो उस किस्म के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब उसके बाद टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट शेल में मौजूद है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब अपने से हायर
एनर्जी लेवल में जंप कर जाए तो उससे क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वहाँ पे हमेशा नहीं रहता, कुछ वक्त के लिए रहता है, उसके बाद वो अनस्टेबल होने लगता है, जिसकी वजह से उसे एट द एंड अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आना पड़ता है। सिमिलरली हाइड्रोजन के एटम के साथ भी यही होता है कि जब उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर किसी और हायर शेल में चले गया, चाहे वो दूसरे में गया हो, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, किसी में भी हायर एनर्जी लेवल में गया हो, तो किसी ना किसी पॉइंट पे उसे अपनी एनर्जी को निकाल कर वापस आना पड़ता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो ये हमारा कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारी बुक में टोटल 5 किस्म के हैं। सबसे पहला है लाइमन सीरीज। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन सा पहला हो सकता है, कौन सा लास्ट शेल हो सकता है, और वेव लेंथ क्या होती है। तो देखो लाइमन सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आके गिरता है किसी भी हायर शेल से। N2 का मतलब क्या है, हायर शेल। किसी भी हायर शेल से वो लोअर शेल में आके गिरता है। लोअर शेल क्या होगा, 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ था। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी स्टेट से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, पहले शेल में आके गिरे तो ये हमारे पास कहलाता है बॉल्मर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज। सही है। अब N2 क्या हो सकता है, दूसरे शेल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, किसी से भी, इन्फिनिटी के कहीं से भी आके गिर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले शेल में गिरेगा तो वो लाइमन सीरीज कहलाएगी। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 4000 एंगस्ट्रॉम से कम ही होती है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आगे। इससे कम में कितनी, 3000, 2000, 1000, तो ये इसकी रेंज होती है। उसके अलावा दूसरा है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले के बजाय दूसरे शेल में आके गिरेगा, अब वो कहीं से भी आके गिरे। सही है। तो देखो N1 क्या होगा इसका 2, और N2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में होगी। उसके बाद है पास्टन सीरीज। पास्टन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे के बजाय कहीं से भी तीसरे में आके गिरेगा, ऊपर से कहीं से भी, तो ये हमारे पास पास्टन सीरीज हो जाएगी। अब तीसरे में आके गिर रहा है तो तीसरे से ऊपर वाले, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये शेल्स होंगे, तो उनमें से आगे तीसरे में गिरेगा तो ये हमारे पास पास्टन सीरीज होगी। और पास्टन सीरीज में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 7000 से भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर से आकर चौथे शेल में गिर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तो इसमें N1 क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा, और N2 जाएगा 5 6 7 इन्फिनिटी कहीं से भी। अच्छा, इसकी मैंने वेवलेंथ की रेंज नहीं लिखी क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी अबव 7000 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 14000 इस तरीके की रेंज में आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है लास्ट पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चौथे के बजाय पांचवें शेल में कहीं भी ऊपर से, ऊपर वाले शेल में, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल लगाया हर N2 के अंदर, क्योंकि वो कहीं से भी आके स्पेसिफिक है कि किस शेल में आके गिर रहा है। पांचवें में आके गिरेगा तो पी फंड सीरीज हो जाएगी, और इसमें भी जो हमारे पास वेव लेंथ आती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई आती है, वो भी अबव 7000 ही होती है। अगर रेंज पूछी जाए तो इसमें भी अबव 7000 एंगस्ट्रॉम, और इसमें भी अबव 7000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, उसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ईयर लिख दिया मैंने 1900 AD। तो प्लैंक जो है उन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक है, वो बातें देखते हैं क्या थी। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। अच्छा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि एटम हर वक्त ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ना ही हर वक्त रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होती है कि जो चलो हर वक्त नहीं कर रहा होता तो फिर कब करता है, तो दूसरा पॉइंट बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को या एमिट करता है। जैसे हमने बोहर में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर में जा रहा था तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, जब वो लोअर में जंप कर रहा था तो एनर्जी को रिलीज कर रहा था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी यही बात बोली हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं करा क्योंकि आप लोग को पता ही ये बात
तो दूसरे पॉइंट में है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट एनर्जी इन दी पैकेट्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है जब भी वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी एकदम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, नहीं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाता है, फिर उसको इस्तेमाल करता जाता है, फिर एनर्जी के पैकेट्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर इस्तेमाल करता है, और इसी तरीके से निकालता भी छोटे छोटे पैकेट्स की ही फॉर्म में है। तो इन जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनका एक स्पेशल नाम है क्वांटा। तभी प्लैंक की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार एनर्जी पैकेट्स का वर्ड यूज करा एटम की एनर्जी के लिए। तीसरा क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज नॉट फिक्स। अब ये जो मैंने बोला है कि पैकेट्स हैं एनर्जी के, अब मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें एनर्जी कितनी होगी, लेकिन चूंकि छोटे छोटे पैकेट है तो मैं कह सकती हूँ कि कम एनर्जी होगी, लेकिन मुझे फिक्स अमाउंट नहीं पता एनर्जी का, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट। इसके अलावा चौथे क्या, इन्होंने एनर्जी का रिलेशन दिया था फ्रीक्वेंसी के साथ, कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फिर इक्वल्स टू का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको एच कहते हैं। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद है एक्स रेस। एक्स रेस सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो 1895 में की थी। रोइंटन नाम के एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कैसे किया था कि वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से एनोड पे जाके लग रहे थे, तो एक इनविजिबल रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ बहुत कम थी और एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वो आकर स्ट्राइक आउट हो रही थी, बाहर निकल रही थी। तो उन रेस को इनिशियली रोइंजन रेस का नाम दिया गया, लेकिन फिर वक्त के साथ उसका रोइंजन हटा के एक्स रेस नाम रख दिया गया। तो एक्स रेस की डेफिनेशन में भी मैंने यही बात लिखी है कि शॉर्ट वेवलेंथ रेस होती है, प्रोड्यूस कब होती है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं मेटल एनोड से। एनोड यानी कि पॉजिटिव वाला जो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड होती है उससे, इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, शर्त क्या है कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग होने चाहिए, वरना एक्सरे नहीं प्रोड्यूस होगी। उसके बाद टाइप्स है एक्सरे की, 2 किस्म की होती है। एक होती है के सीरीज, एक होती है एल सीरीज। के सीरीज में क्या होता है कि जब हम एनोड जाहिर सी बात है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी मेटल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। कुछ मेटल्स का जो एटॉमिक नंबर है वो छोटा होता है, कुछ मेटल्स का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। तो ये जो सीरीज निकाली गई है ये उन्हीं एनोड्स को डिफर करके निकाली गई है कि एनोड्स को तब्दील करने से क्या फ़र्क आ रहा है। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि जब एनोड का नंबर चेंज हो रहा था तो एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ चेंज हो रही थी। अगर एनोड बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर वाला है, सही है, अगर एनोड या मेटल, बेसिकली एनोड का मतलब क्या है, मेटल जो एनोड की जगह इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर वाला था तो जो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी उनकी शॉर्ट वेवलेंथ थी और हाई एनर्जी थी। लेकिन एल सीरीज में क्या होता है, जो एनोड जो होता है स्मॉल जेड यानी कि छोटे एटॉमिक नंबर वाला मेटल इस्तेमाल किया गया था, जिससे क्या हुआ था, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई इससे, मतलब जब इस छोटे एटॉमिक नंबर वाले मेटल पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराए बहुत तेज स्पीड में, तो उनसे जो एक्सरेज निकली वो बड़ी वेवलेंथ वाली थी और उनकी एनर्जी लो थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये तो टाइप्स हो गई एक्सरेज की। उसके बाद है मूजले लॉ एंड एटॉमिक नंबर। मूजले जो थे, हेनरी मूजले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया है, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ के ऊपर, जो सीरीज आई है ना इसके ऊपर। इन्होंने भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए, मल्टीपल 36 एनोड्स इन्होंने बदल के देखी कि इन 36 एनोड्स कम से ज़्यादा की तरफ जाते हुए इन्होंने देखा कि किस तरीके से एनोड का नंबर बढ़ने के साथ साथ कैसे एक्सरे में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर फाइनली
एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना एक रिलेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया, एक इक्वेशन दी, जो क्या कहती है कि अंडर रूट न्यू, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के। z क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाया जा रहा था एनोड का, उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज की वो बढ़ रही थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ती जा रही थी। सही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि एनर्जी भी बढ़ी जा रही थी, लेकिन जो वेवलेंथ है वो कम हो रही थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर वाली प्लेट्स बढ़ रही थी, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था मेटल का, तो जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी उनकी एनर्जी भी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही थी, लेकिन वेवलेंथ कम हो रही थी। तो ये रिलेशन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, जो कि हेनरी बैकरेल ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी क्या है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जब हमारा न्यूक्लियस किसी वजह से टूट जाए, टूटने से उसके अंदर से क्या होता है, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। रेडियो एक्टिव रेज 3 किस्म की होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गैमा। अल्फा रेज जो होती हैं वो बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अल्फा रेज जो होती है ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, बीटा रेज जो होती है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, नेगेटिव होती है, और गैमा रेज जो होती है ये न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये फोटोन से मिलकर बनी होती है, क्योंकि फोटोन का चार्ज 0 होता है, इसीलिए गैमा रेज भी कोई चार्ज नहीं रखती। उसके अलावा मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के बारे में, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनके बारे में इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव मेटल को आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था। तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि फर्स्टली किसने रेडियो एक्टिव का फिनोमेना बताया। उसके अलावा आईपी का मतलब है आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर का मतलब क्या है कि इन तीनों रेस के रास्ते में जो आएगा एटम, उनको आयोनाइज करने की पावर किसकी ज़्यादा है? तो अल्फा रेस की पावर सबसे ज़्यादा होती है। अगर अल्फा रेस के सामने कोई एटम आएगा तो अल्फा रेस क्या करेंगी, उस एटम को तोड़ती हुई निकल जाएंगी, उसको आयोनाइज करती हुई निकल जाएगी। बीटा रेस की थोड़ी कम आयोनाइजेशन पावर होती है और गैमा रेस की बहुत कम होती है। उसके बाद है पेनिट्रेटिंग पावर, कि पेनिट्रेट यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर घुसना, उसको इसके अंदर एब्जॉर्ब होने की जो पावर है वो किसकी ज़्यादा होती है? तो ये इन्वर्स हो जाता है, सबसे कम अल्फा की हो जाती है, उससे ज़्यादा बीटा की और सबसे ज़्यादा गैमा की। गैमा रेस हमारी बॉडी में हाईली पेनिट्रेटिव होती है। अगर गैमा को हमारी बॉडी से पास किया जाएगा तो हमारी बॉडी से आसानी से गैमा रेस पास हो जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिव होती है। अच्छा, उसके बाद है क्वांटम नंबर का टॉपिक। क्वांटम नंबर क्या होता है? 4 नंबर होते हैं with which we define orbital। किसी भी ऑर्बिटल को अगर कंप्लीटली डिफाइन करना है तो उसके लिए 4 नंबर होते हैं, उन नंबर्स को क्वांटम नंबर कहा जाता है। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है? शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ शेल, कि कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में है, दूसरे शेल में है, तीसरे शेल में है, नंबर ऑफ शेल बताता है। उसके अलावा नंबर ऑफ शेल को अगर देखें तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से या कम होने से किन किन चीज़ों पर असर पड़ता है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। बेसिकली रेडियस बढ़ेगा अगर तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ शेल तो बढ़ने से वैसी एनर्जी हमें पता है बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। क्यूएन यानी क्वांटम नंबर। अच्छा, उसके बाद है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है,
ये बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर ऑर्बिटल को एक अलग अलग क्वांटम नंबर दिया गया है। जैसे अगर हम एस की बात करें तो एस के लिए क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, डी के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है और एफ के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। तो ये हमारे पास टोटल 4 सबशेल होते हैं। अगर एस की बात करें तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, इसको नीचे हम देखेंगे भी, स्फेरिकल होता है। पी का शेप डम्बल होता है, डी का शेप डबल डम्बल होता है और एफ का शेप काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम इसको ज्यादातर नहीं देख रहे होते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इसको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे होते, सिर्फ इतना बता देते कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इस सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर P की बात करूं, P के लिए L क्या है 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, प्लस माइनस L। यानी कि अगर मैं D की बात करूं, प्लस माइनस L करूं D का, तो D का L क्या है 1, तो 1 कैसे प्लस माइनस हो सकता है, -1 फिर 0 +1, ऐसे ही होगा प्लस माइनस में कि पहले माइनस की वैल्यू आती है फिर बीच में 0 होता है फिर प्लस की वैल्यू आती है। सॉरी ये P के लिए होता है, D के लिए नहीं। अगर D का देखें, D का क्या है L 2 है, तो D के लिए क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, 5 ओरिएंटेशन बन रही है। इसलिए D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर आप लोग F का करोगे तो F के आपके पास 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन पता चलती है। अब इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। अब स्पिन 2 किस्म की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगी तो ये वाली कंडीशन होगी, -1/2 से शो करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाली सिचुएशन होगी, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो +1/2 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है। अच्छा एक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा विच सेट इज परमिसिबल, 2 आपको दे दिए गए हैं क्वांटम नंबर की वैल्यूज, और बोला गया है कि बताओ इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। तो अगर देखा जाए, इधर देखें n0, तो पहले मैंने n0 देखा, मैंने n0 देखते ही मैं कह दूंगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब भी शेल का नंबर पढ़ते हैं तो हम हमेशा 1 से पढ़ते हैं कि n1 होता है, k l m n o p, इस तरीके से 1 2 3 4 होता है। 0 तो शेल होता ही नहीं है, तो ये वाला तो देखते ही गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले ये कहता है कि n1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर n1 है तो l0 होगा, हो सकता है क्योंकि l0 होता है। ठीक है, उसके बाद m0 भी हो सकता है, क्योंकि देखो m0 जो है p के अंदर भी आ रहा है, m0 d के अंदर भी आ रहा है, और m0 s का भी होता है। सही है। और लास्ट में s क्या कह रहा है, -1/2, ये भी पॉसिबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं s को भी लेती हूँ तो s के अंदर अगर मैं इसका ऑर्बिटल देखूं, एक क्लॉकवाइज होगा एक काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो क्या पता ये इस वाले इस क्लॉकवाइज वाले की बात कर रहे हो, इसका क्या होगा, ये -1/2 ही तो होगा। तो मेरे पास ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस किस्म के ऑप्शंस का, ये तो 2 लिखे मैंने, 4 ऑप्शंस भी देके पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा 4 क्वांटम नंबर करेक्ट होंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पता लगाना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2n²। n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, अगर हमें किसी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल पता लगाने हैं तो क्या हो जाएगा, n² नंबर ऑफ शेल का स्क्वायर। अगर हमें किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा,
मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1, ये जो L है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकंड वाला, L की जो वैल्यूज आती हैं। अच्छा, उसके बाद चौथा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। अगर हमें किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स पता लगाने हो कि S के अंदर कितने ऑर्बिटल है, P के अंदर कितने, D के अंदर कितने, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सही है। उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पर आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल में क्या आता है, सबसे पहले एस ऑर्बिटल। अभी ऊपर भी देखा हमने, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, मतलब सर्कुलर शेप का होता है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप का होता है। उसके अंदर कोई नोड नहीं होती, कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अभी नोडल प्लेन क्या है, पी ऑर्बिटल को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल को देखें तो इसके अंदर इसका शेप क्या है, डम्बल शेप, मतलब डंबल यूज किए जाते हैं जिम वगैरह में, बिल्कुल उसी की बात हो रही है, उसी के शेप जैसा होता है डंबल शेप। इसके लूप्स देखे जाए तो एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, तो दो लूप होते हैं और एक नोड होता है। नोड का क्या मतलब है, बीच में ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है और बीच में नोड है, तो ये नोड कहलाता है नोडल प्लेन। अब यहाँ पे तो कोई नोड था नहीं इसलिए मैंने लिख दिया नो नोडल प्लेन, लेकिन यहाँ पे नोड होता है इसलिए मैंने लिख दिया वन नोड। उसके बाद डी ऑर्बिटल पर आते हैं। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल होता है, यानी कि इसके पास दो डंबल होते हैं, जैसे एक ये रहा, एक मैंने ये बनाया, एक इसके ऊपर ऐसे भी होता है, डबल डंबल होता है ये। इसके अंदर कितनी लूप्स है, 1 2 3 4 लूप्स है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर डी जेड इसका जो ऑर्बिटल होता है, क्योंकि डी के अंदर अभी हमने देखा कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें से एक ऑर्बिटल जो डी जेड होता है, डी जेड स्क्वायर, वो उसके 4 लूप नहीं होते, उसके 2 लूप होते हैं। उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। अब बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले एक इसका ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। डी एक्स और वाई का क्या मतलब है कि डी ऑर्बिटल के जो दोनों डंबल्स हैं वो एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो देखो, एक ये भी एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहे हैं, ये भी एक्स और वाई। अगर इन लाइंस पर होते तो फिर मैं कहती कि एक्स और वाई पर लाई कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो डी एक्स वाई होगा एक्स और वाई, इसको हमने एक्स ले लिया, किसी को भी आप एक्स कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी वाई। डी वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड के बीच में लाई कर रहा होगा दोनों डंबल। जेड और एक्स में क्या होगा, जेड और एक्स के दरमियान में लाई कर रहे होंगे दोनों डंबल। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या होगा कि यहाँ पे जहां पे स्क्वायर आ जाए वहां पर दोनों डंबल जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। सही है। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाला डंबल भी इसके ऊपर है और ये वाला डंबल भी इसके ऊपर है। अच्छा, अब आ जाते हैं डी जेड ऑर्बिटल पे। क्योंकि यहाँ पे देखो डी जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई और तो है नहीं, ना इसके साथ एक्स है ना इसके साथ वाई है, डी जेड स्क्वायर है। तो क्या मतलब होगा, स्क्वायर में मैंने बताया कि उस प्लेन के ऊपर आता है, तो एक्सिस के ऊपर आता है, तो ये इसका क्या होगा, जिसके दोनों डंबल जो हैं वो जेड एक्सिस के ऊपर आ रहे होंगे। तब भी मैंने क्या लिखा था, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसकी लूप्स आपको कितनी दिख रही है, 2 लूप्स दिख रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्सेप्ट डी जेड, सिर्फ डी जेड के अलावा जो है वो बाकी सब के अंदर 4 लूप्स होती हैं। अब बस हमारे लास्ट टॉपिक रह गया, इसको रब करके आगे उसको कवर करते हैं। तो बस अब ये लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है जो कि है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास टोटल 4 हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर एनी गिवन एटम इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड टू द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे हम पहले शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, देन सेकंड शेल में फिल करते हैं, फिर तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये क्या है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ऑफबो प्रिंसिपल यही कहता है, ठीक है, कि लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहिए। उसके बाद इस सवाल को पहले करने से पहले हम n+n रूल समझते होंगे, ये n+n रूल के हिसाब से होगा। ठीक है,
तो n प्लस एल रूल क्या कहता है कि while filling electron orbital with lowest value of n plus l fill first, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू छोटी आएगी पहले वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भेजा जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि दो ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए तो उस सूरत में हम n को देखेंगे, जिसका छोटा n होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ शेल दिए हैं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहले इनका n प्लस l कर लेते हैं। यहाँ पे n3 है क्योंकि ये नंबर n बता रहे हैं, यहाँ पे n n n n n और प्लस d के l क्या होता है, d के लिए l, s के लिए 0 होता था, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो ये क्या आ रहा है 3 प्लस 2 5, n प्लस l वैल्यूज की 5 आ रही है। सिमिलरली 4, s जो होता है l उसका 0 होता है तो ये 4 आ गया। सिमिलरली 4, p का जो l होता है वो 1 होता है 5, s का जो l होता है वो 0 होता है तो 5 आ गया। 6 अगेन यहाँ पे s का जो l होता है वहाँ पे लिखा हुआ भी है वो 0 होता है तो यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पर 5 प्लस p का जो l होता है वो 1 होता है तो ये 6 आ गया। अब आप देखो कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी 5 आई है वैल्यू सेम और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके 6 आई है। तो सबसे पहले सबसे छोटा और l प्लस l वैल्यू आई है हम उसको लिखेंगे, अरेंज करेंगे, 4s हो गया, कॉमा। अब 4s के बाद 5 की तरफ आए, छोटे से बड़े 5 अगर देख रहे हैं तो हमारे पास 5 3 है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन की n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए देन c स्मॉलर n। अब इनमें इस 5 को देखें तो उसका n 3 है, इस 5 का n 4 है और इस 5 का n 5 है। तो पहले ये वाला 5 लिखा जाएगा जिसका n 3 है तो 3d आ जाएगा, कॉमा। फिर ये वाले 5 जिसका n 4 है, 3 के बाद 4 तो 4p, फिर 4 के बाद ये वाले 5 जिसका n 5 है ये आएगा 5s, कॉमा। अब अगेन यहाँ पर 6 पर अगर आए तो 6 हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे n किसका छोटा है तो यहाँ पे 5p वाले का n छोटा है तो ये आ गया 5p और कॉमा फिर 6s आएगा। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं सीरीज दिखाऊँ तो उसमें ऐसे होता है कि पहले 4s आता है फिर 3d आता है, या पहले 4s आता है फिर 3d आता है फिर 4p आता है फिर 5s आता है, इस तरीके से होता है। फिर 5p आता है फिर 6s आ रहा होता है। तो ये क्या है, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से n प्लस l रूल वर्क करता है। उसके बाद हंट्स रूल है। हंट्स रूल क्या कहता है कि जब भी हम ऑर्बिटल को भरते हैं तो किसी भी ऑर्बिटल में पहले उसके जो फॉर एग्जांपल एक सबशेल है p, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो पहले हम तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और फिर डबलिंग होगी, ठीक है, फिर पेयरिंग होगी। अब इसकी एग्जांपल कैसे है, अब देखो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि p में जा रहे हैं। p के ओरिएंटेशन में पता है कि p के पास 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, ठीक है। तो मैं इसको कह देती हूँ कि ये px है, ये py है और ये pz है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इसमें जाएगा, दूसरा भी इसमें नहीं जाएगा बल्कि दूसरा इसके बाद इसमें जाएगा और फिर तीसरा इसके बाद इसमें जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता 3p4 तो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसमें आता, फिर पांचवा इसमें आता और फिर छठा इसमें जाता। इस तरीके से पहले सिंगल सिंगल जाएंगे सब में, फिर डबल डबल जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी। इसी तरीके से इसको देखें तो p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पहले सिंगल सिंगल डालेंगे, इसमें गया इसमें गया इसमें गया। अब इसके बाद दोबारा इस पर आएंगे, डबल करेंगे, फिर इसमें 5 होते तो फिर इसमें डबल होता, फिर 6 होते तो इसमें। तो ये होता है हंट्स रूल। वो कहता है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालो ऑर्बिटल में और फिर डबल करो उसको। उसके बाद लास्ट में है लास्ट लॉ जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी सेम, कि 2
इलेक्ट्रॉन के, भले वो एक ही ऑर्बिटल में हो या किसी और ऑर्बिटल में हो, उनके कभी भी क्वांटम नंबर सारे सेम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो हीलियम का मैंने लिखा है 1s2। अब यहाँ पर इसका मैंने ऑर्बिटल बनाया s का, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें 1s2 में ये वाला नंबर जो है इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये वाला ब्लॉक बता रहा होता है और ये वाला शेल बता रहा होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के हिसाब से मैंने ऑर्बिटल बनाया। जाहिर सी बात है एक ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज रह रहा होता है इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का n देखें तो इन दोनों का n क्या है, 1 है। दोनों पहले शेल में मौजूद हैं। दोनों का n 1 है तो l भी 1 होगा, सॉरी 0 होगा, क्योंकि s का जो l होता है वो 0 होता है। अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा, है ना। और अब s पर आते हैं। अगर इसकी देखें तो ये कुछ ऐसा है +1/2 जैसा, और इसको आए तो इसका क्वांटम नंबर क्या बनना है, माइनस। तो यहाँ पर आकर क्वांटम नंबर में डिफरेंस आ गया, और यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हुए इनका कहीं ना कहीं एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मैच नहीं करो, लेकिन मिनिमम एक ऐसा होगा जो मैच नहीं करेगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज है। चूँकि वन शॉट लेक्चर है तो मैं पूरी सीरीज़ तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इस सीरीज़ को मैं याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता दूँगी, क्योंकि बच्चों को ये सीरीज़ याद नहीं होती। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करके लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रब करके मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले इन S और P को देखो। इसको ऐसे याद रखो, स्कूल 2 बार स्कूल, S से स्कूल आता है, स्कूल स्कूल, देन 2 बार प्राइमरी स्कूल, P से प्राइमरी S से स्कूल, देन एक बार और P से प्राइमरी S पर स्कूल। तो 2 बार स्कूल स्कूल लिखा, फिर 2 बार प्राइमरी स्कूल, फिर 2 बार क्या लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। एक बार लिख रहे हैं, दोबारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, और फिर लास्ट में एक बार लिखोगे फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। वापस से रिपीट कर रही हूँ, स्कूल स्कूल 2 बार लिखा, प्राइमरी स्कूल 2 बार लिखा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल 2 बार लिखा, फिर एक बार फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। S के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और F के अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है वो उसकी पावर बना दो। 2 इसमें आते हैं, इसके अंदर P में 6 आते हैं, इसमें 2 2 6 10, 2 6 10, 6 2 14, 10 2 6, इस तरीके से पावर बना दी। अब उसके बाद S से शुरू करते हैं नंबरिंग। S को हम 1 से शुरू करेंगे, 1 काउंटिंग करेंगे। पहला S, 2, दूसरा S, तीसरा S, चौथा S, पांचवा S, छठा S और सातवां S। S के बाद आते हैं P पर। P, S को हमने 1 से शुरू करा तो P को हम 2 से स्टार्ट करेंगे इसकी काउंटिंग। 2 3 4 5 6। S को 1 से करा है, P को 2 से करा है, तो D को 3 से स्टार्ट करेंगे। D की काउंटिंग 3 से करेंगे, 3 4 और ये 5। N में बचा F, S को 1 से किया था, P को 2 से किया था, D को 3 से, तो F को 4 से। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो। सही है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था उसको हमने एज मच एज जितना मैक्सिमम कवर करवा सकती थी मैंने इस वन शॉर्ट लेक्चर में इसको कवर करवाने की कोशिश की है। आई होप आपके
मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और इसके साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।